Hello, hi, namaste. My name is Ashima Gupta, and today we are going to start another new chapter, which is chemical bonding and molecular structures. तो लास्ट क्लास में बेटा हमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के रिमेनिंग ट्रेंड्स करे थे और हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करे थे. आई होप आपने चैप्टर थॉरली रिवाइज कर लिया होगा, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लिए होंगे. सो आज की क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. सो आज की क्लास में बेटा हम इस चैप्टर के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, व्हाट इज कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड, एंड थर्ड टॉपिक जो हम आज की क्लास में कवर करेंगे दैट इज गोइंग टू बी फॉर्मल चार्ज. कोवेलेंट बॉन्ड आपने थोड़ा बहुत 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे दोबारा पढ़ेंगे. सो पहले बात करते हैं कि यार केमिकल बॉन्ड जो हम ये चैप्टर का नाम दे रहे हैं कि केमिकल बॉन्डिंग, वो है क्या. नाम से क्या समझ आ रहा है, बॉन्ड बिटवीन केमिकल्स. सो केमिकल बॉन्ड हम क्या डिफाइन करते हैं, the force of attraction that holds, पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं. that holds two or more atoms or ions together in a molecule, ठीक है. हमने क्या बोला भाई, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को या फिर आयंस, बट आयंस बेटा ऑपोजिटली चार्ज होंगे क्योंकि ऑपोजिट वाले पॉजिटिव और नेगेटिव आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस यानी ऑपोजिट चार्जेस, हम ये भी तो बोलते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट. तो यहाँ पे भी ये जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को होल्ड करके रखे, या फिर दो या दो से ज्यादा ऑपोजिटली चार्ज, जैसे सोडियम क्लोराइड है Na+Cl-, केटायन और एनायन को जो फोर्स होल्ड करके रख रही है, या फिर H2O पानी को ले लेती हूँ, पानी में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कैसे होल्ड हो रखा है, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इन एटम्स को मॉलिक्यूल के अंदर होल्ड करके रखती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम क्या बुलाते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड बुलाते हैं. तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टू और मोर एटम्स और आयंस कौन से हैं आपके, ऑपोजिटली चार्ज, टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड. इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड. सेकेंड पॉइंट, जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड इसीलिए बन रहा होता है ताकि स्टेबिलिटी आ सके, ठीक है. जिससे एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम, हम बोलते हैं सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, फ्री स्टेट में मिलता नहीं है. फ्री स्टेट का मतलब है इसकी टेंडेंसी है कि किसी ना किसी के साथ कंबाइन करेगा, NaCl बनाएगा, NaNO3 बनाएगा, NaBr बनाएगा, NaI बनाएगा, दुनिया जहान के कंपाउंड बनाएगा. पर ये जो एटम है, ये जो सोडियम है, क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्यों ये कंपाउंड्स बना रहा है, हाइड्रोजन क्यों H2 की तरह एग्जिस्ट करता है, क्यों H2O बनाता है, क्यों HCl बनाता है, क्यों HBr बनाता है, क्यों H2SO4 बना रहा है. तो ये जो एटम्स होते हैं ना बेटा, एटम वो होते हैं रिएक्टिव. सिर्फ नोबल गैस छोड़ दो, नोबल गैस के एटम्स तो इनर्ट होते हैं, पर बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके जो एटम्स होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं. अब अगर कोई चीज रिएक्टिव है तो वो रिएक्ट करके स्टेबिलिटी गेन करना चाह रही होती है, और जब वो स्टेबिलिटी गेन करती है, अब जब कोई चीज रिएक्टिव होती है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है ना. जब अभी हम लोग जब यंग हो, मैं अपनी बात करती हूँ, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, हम लोगों के अंदर बहुत जोश होता है, बहुत एनर्जी होती है. धीरे 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 लाइफ के अंदर जैसे जैसे स्टेबिलिटी आती जाती है, एनर्जी ना कम होती जाती है. तो अब जैसे मेरी एनर्जी, पहले जितने एंथुजियाज्म से मैं काम करती थी, पढ़ाई करती थी, अब वो नहीं करूंगी क्योंकि ऑब्वियसली मेरी पढ़ने का टाइम जा चुका है, अब पढ़ाने का टाइम है, तुम्हारा पढ़ने का टाइम है. तो एक टाइम के बाद लाइफ में क्या होता है, जैसे जैसे स्टेबिलिटी आती जाती है, एनर्जी कम होती जाती है, हम थोड़े मोक्ष की प्राप्ति की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं. तो यही होता है कि जो एटम्स होते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं,
बट जब ये रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एटम मिलके H2O बना लिया, और आपका कार्बन और ऑक्सीजन के एटम ने रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, जब मॉलिक्यूल बन जाता है तब स्टेबिलिटी आ जाती है, और जब स्टेबिलिटी आ जाती है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है। तो जो एटम्स होते हैं इसीलिए रिएक्ट करते हैं ताकि स्टेबिलिटी अटेन कर सके, अपनी एनर्जी को लोअर डाउन कर सके। तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? ताकि तुम लाइफ में स्टेबल हो सको, एक अच्छा करियर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये सब हो, स्टेबिलिटी चाहिए। सो ऐसे ही एटम्स भी इसीलिए रिएक्ट करते हैं ताकि उनको स्टेबिलिटी मिल सके। तो जो केमिकल बॉन्ड बनने का प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस से मतलब है बेटा मेरा केमिकल बॉन्ड बनने का प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज accompanied by decrease in energy. This process is accompanied by decrease in energy, यानी एटम्स जब रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, नए कंपाउंड्स बनाते हैं, तो एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। और ये रिश्ता हमेशा याद रखना, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, रिएक्ट करके जब वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, तो स्टेबिलिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो जब केमिकल बॉन्ड बन रहा होता है, सिस्टम की एनर्जी क्या करती है बेटा? डिक्रीज करती है, और स्टेबिलिटी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। इसके अलावा एटम्स जो होते हैं, एटम्स एक्सेप्ट noble gases are reactive, and when they form molecules, they attain stability. ठीक है, तो एटम्स रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाकर स्टेबिलिटी अटेन कर लेते हैं। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आपकी एनर्जी क्या कर जाती है बेटा? डिक्रीज कर जाती है। तो केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को होल्ड करके रख रही है पानी के अंदर, है ना। KCl पोटेशियम क्लोराइड में K+ और Cl- को होल्ड करके रख रही है साथ में, H2SO4 में हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन को होल्ड करके रख रही है साथ में। तो वो फोर्स जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को होल्ड करके रखे, वो केमिकल बॉन्ड है। केमिकल बॉन्ड जब बनता है तो सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है और स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। अब बात करते हैं बेटा, बॉन्ड्स जो होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स, वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो केमिकल बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है। आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगी कि मैं हिंदी का प्रयोग ज्यादा करूं। सो केमिकल बॉन्ड दो प्रकार का है। पहला होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और दूसरा होता है वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, वीक मतलब कमजोर, है ना। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की बेटा अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो यहां पर एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने के लिए नियर अबाउट 200 किलो जूल पर मोल की होती है। यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर हमें इसे ब्रेक करना होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग है, किसी दो लोगों के बीच में फोर्स स्ट्रॉन्ग है, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो उसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। और वीक बॉन्ड में एनर्जी का रेंज कम होता है, कमजोर है तो आसानी से ब्रेक हो जाता है। तो यहां पर एनर्जी का रेंज होता है बेटा 2 से लेकर 48, सॉरी 2 से लेकर 42 किलो जूल पर मोल।
2 से लेकर 42 किलो जूल पर मोल तक का रेंज होता है। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो आपका होता है इंटर एटॉमिक। इंटर एटॉमिक का मतलब क्या है बेटा? बिटवीन दी एटम्स, जब एटम्स के बीच में बने। और वीक बॉन्ड, कमजोर बॉन्ड बनता है, वो होता है आपका इंटर मॉलिक्यूलर। समझा रही हूं दोनों क्या होते हैं। इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब है बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जब वो दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स के ही बीच में जब वो बॉन्ड बनता है, तब हम बोलते हैं कि वो कैसा बॉन्ड होता है? हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इंटर एटॉमिक बॉन्ड बेटा 4 फर्दर तरह का होता है। वो 4 फर्दर कौन सी तरह का होता है? थोड़ा अच्छा कलर का पेन चूज करता है। दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में कौन कौन से तरीके का बॉन्ड बन सकता है बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड, सब हमें इस चैप्टर में ही पढ़ना है। आयनिक बॉन्ड, जिसको एक और नाम देते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इसके अलावा कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड, और नेक्स्ट है मेटालिक बॉन्ड। ये वो बॉन्ड्स है बेटा जो एटम्स के बीच में बनते हैं। किसके बीच में बनते हैं? एटम्स के बीच में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं, H2 हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, H और H एटम के बीच में जो बॉन्ड है, NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम्स के बीच का बॉन्ड है ना। Cl2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल के बीच में Cl और Cl के बीच में जो बॉन्ड है। आयनिक में अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि KCl, K प्लस Cl माइनस, आपका सोडियम ऑक्साइड Na प्लस O2 माइनस। तो जब एटम्स के बीच में, वो एटम सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बट जब एटम्स के बीच का बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। सो इंटर एटमिक का मतलब क्या है? बिटवीन दी एटम्स जो बॉन्ड होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग होता है, और उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इंटर एटमिक बॉन्ड यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड 4 तरह का होता है, कोवेलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट और मेटालिक। उसमें भी कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, कोई कम स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब इंडिविजुअल सारा पढ़ लेंगे। वीक बॉन्ड बेटा फर्दर 2 तरह का होता है। सो वीक बॉन्ड फर्दर 2 कौन सी तरीके का होता है? वीक बॉन्ड होता है आपका एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। और आपका दूसरा होता है वैसे तो वी छोटा लिखना चाहिए, वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये आप इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे, और जो नेक्स्ट चैप्टर आपका फिजिकल का आएगा विच इज स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पे भी आता है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी जो बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वैन डर वाल फोर्सेस। वैन डर वाल फोर्सेस बहुत वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और यहाँ पर जो एनर्जी का रेंज होता है वो नियर अबाउट 2 से 8 किलो जूल पर मोल की रेंज का होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैन डर वाल्स से स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पर जो रेंज होता है वो 8 से 42 किलो जूल पर मोल की एनर्जी का होता है। ठीक है, सब हमें चैप्टर के अंदर पढ़ना है, एक एक बॉन्ड हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए एक फ्लो चार्ट बता दिया है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम ये वाला स्टार्ट करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, फिर कोवेलेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर लेंगे, आयनिक बॉन्ड करेंगे, काफी कुछ करेंगे। चलो, अब
क्या रीजन था बॉन्ड फॉर्मेशन का, क्यों एटम्स रिएक्ट करके बॉन्ड बना रहे थे? दो मेन रीजन है बेटा। पहला है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, जितनी एनर्जी कम होगी सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा आती जाती है। तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में जितना ज्यादा है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है, और स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी मॉलिक्यूल की, एनर्जी बेटा उतनी ही क्या होती जाती है आपकी, कम होती जाती है। तो जितना दो एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, और जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती जाती है। तो पहला रीजन होता है टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, एटम्स रिएक्टिव होते हैं, रिएक्ट करके मॉलिक्यूल स्टेबल स्पीशीज बनाते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है। और दूसरा रीजन तो ये सबको पता है भाई, ये घूम फिर के क्या कोशिश करते रहते हैं, नोबल गैस, जो भी इसके आसपास की नोबल गैस है उसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने की इनकी हर वक्त कोशिश होती है। क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो आपका कैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, स्टेबल होता है। अब हर किसी को, हम भी अपनी लाइफ में किसी ना किसी को आइडल चूज करते हैं, तो क्योंकि नोबल गैस हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा स्टेबल कंसिडर होती है, इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली भरा होता है, रिएक्टिव नहीं होती हैं, तो हर एलिमेंट की पूरी हर वक्त कोशिश होती है कि या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करे या तो इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, पर वो किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन करे, जो भी उसके नियरेस्ट नोबल गैस है। ठीक है, यहां तक नोट करो। ये वेदर इतना खराब है एक तो पराली के चक्कर में दिल्ली के अंदर पर्टिकुलरली इफ आई टॉक अबाउट, इतना पोल्यूशन हो रखा है, आंखें जलती हैं, गला तो मेरा मुझे लग रहा है दिवाली से ठीक ही नहीं हो पा रहा है। दिल्ली के अंदर हर जगह, मतलब आप अपने रूम में भी होगे तो भी आपको लगेगा मुझे धुआं जैसा क्यों लग रहा है, इतना स्मॉग है यहाँ पर। चलिए अब बात करते हैं बेटा लुईस सिंबल्स की। इस थ्योरी को हम कोसेल लुईस अप्रोच भी बोलते हैं, कोसेल लुईस थ्योरी। ये पहली थ्योरी थी जिसने आपका थोड़ा बहुत बॉन्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। ठीक है, तो लुईस सिंबल्स बेसिकली क्या है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल बनता है तो खाली आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम क्या बुलाते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो लुईस सिंबल ने क्या बोला कि न्यूक्लियस और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, जो बाहर वाली शेल के यानी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं। सो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन एंड दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो लुईस ने क्या बोला कि अगर हमें किसी एलिमेंट का सिंबल लिखना है बॉन्डिंग में, ठीक है, जैसे मान लो हमें लिथियम का सिंबल लिखना है, तो लिथियम जब मैं लिख रही हूं, अब लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 1s2 2s1, इस पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, तो लिथियम का न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन लिथियम रिप्रेजेंट कर रहा है, और हम सिर्फ लुईस सिंबल में क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो लुईस सिंबल होते हैं वो बेसिकली आपका न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर है, हम सिर्फ बॉन्डिंग में क्या शो करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वही रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बाहर वाली शेल का इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है, बाहर वाली शेल का ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है। तो लुईस सिंबल में हम सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप क्रॉस से, मैं चाहूं तो लिथियम हो गया, एलिमेंट लिथियम सिंबल हो गया, इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं एक क्रॉस से भी डिनोट कर सकती हूँ। सोडियम, तो सोडियम जब मैं लिख रही हूं तो न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन दोनों दिखा रही हूं, इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो एक डॉट बना दिया। मैग्नीशियम में दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बेटा दो डॉट, अब वो डॉट आप सेम साइड बना सकते हो, अलग अलग साइड बना सकते हो, क्रॉस भी बना सकते हैं। ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ ही लिया बेटा, पीरियोडिक टेबल ग्रुप 16 में आता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4
5 6, है ना। हाइड्रोजन पर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, नाइट्रोजन पर 5 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मान लो क्लोरीन बनाना है, क्लोरीन ग्रुप 17 में आता है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से जब हम सिंबल लिख रहे हैं, कोई और एलिमेंट ले लेते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पे बेटा 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्या ले, फ्लोरीन ले लेते हैं, फ्लोरीन भी ग्रुप 17 में आता है, इस पर भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लुईस सिंबल में क्योंकि रिएक्शन के अंदर सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। आप वो डॉट से दिखा सकते हो, आप वो क्रॉस से दिखा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। चलो नेक्स्ट आ रहा है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल बेसिकली नाम से, ऑक्टेट का मतलब है बेटा 8, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो या तो वो कैसे कंबाइन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर दे फ्रॉम वन टू अनदर, है ना। जैसे सोडियम, बाद में भी करेंगे, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देता है? क्लोरीन को कर देता है। ये वही बात हो गई। किसी को पैसे की जरूरत है, किसी ने बोला यार 1000 रुपए उधार दे दे, मैंने कहा अच्छा ले ले यार, मेरे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, कोई बात नहीं तू ले ले, मेरे काम के नहीं है। तो मैंने जब उसको पूरे पैसे ट्रांसफर कर दिए, 1000 रुपीज दे दिए, तो मुझ पे अब कुछ भी नहीं है और उस पर 1000 हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एटम कंबाइन करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन का पूरा ट्रांसफर होता है, कोई एक लूज करता है, जैसे मैंने 1000 रुपए लूज करे, उसने 1000 रुपए गेन कर लिए। तो कोई जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर प्लस चार्ज आएगा, और जो गेन करता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो या तो गेनिंग और लूजिंग से, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की बेटा शेयरिंग से कंबाइन करते हैं। पर क्यों कंबाइन करते हैं? ताकि वो क्या कंप्लीट कर सके? ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ऑक्टेट का मतलब होता है वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो? 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, ठीक है। सो ऑक्टेट रूल यही कहता है कि जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इसीलिए कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रख पाए? 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटर मोस्ट शेल में हो, ताकि वो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। और इसी रूल को हम क्या बुलाते हैं? ऑक्टेट रूल बुलाते हैं, ठीक है। इसको डिटेल में अभी करेंगे धीरे धीरे। और इसी के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला बॉन्ड, विच इज कोवलेंट बॉन्ड। बहुत 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 प्यारा सा है, बहुत आसान है, ठीक है। तो पहले तो डेफिनेशन कर लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेटा आपको डेफिनेशन नहीं आती है एज सच। आपको जो सवाल आते हैं स्कूल में, जो आएगा सब्जेक्टिव में, मैं वो बता दूंगी कि कहाँ से थ्योरी इंपॉर्टेंट है। बट इस चैप्टर के अंदर ज्यादातर समझना है हमें, कंपाउंड्स के, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर समझने हैं, बॉन्डिंग समझनी है। तो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, पॉइंट्स में लिखते चलेंगे। कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय, बहुत बढ़िया बॉन्ड होता है ये, इट इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। इट इज फॉर्म्ड बाय mutual sharing of electrons. Is formed by mutual sharing of electrons between two or more atoms, between two or more atoms which can be same or different, which can be same or different. This bond is formed, this bond is formed between non-metal and non-metal, ठीक है। ये बॉन्ड बेटा
पहला पॉइंट हमने क्या बोला कि ये कैसे बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या होता है, आपस में दोनों की सहमति है, ठीक है। म्यूचुअल हम यही बोलते हैं ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों के अंदर, यानी बिना बोले बात समझ जाते हैं। तभी तो मैं बोलूंगी भाई कितनी बढ़िया, कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है इन दो लोगों के बीच में, बिना बोले इशारों में बातों को समझ गए। सो म्यूचुअल शेयरिंग में क्या होता है कि अगर किसी एटम ने इस साथ वाले एटम के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, तो ये भी म्यूचुअली उसके कितने शेयर करेगा, 2 ही करेगा, 2 से ज्यादा नहीं करेगा। अगर इस एटम ने साथ वाले के 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, शेयर और ट्रांसफर में फर्क होता है, ठीक है, तो साथ वाला भी इससे कितने शेयर करेगा बेटा, 3 ही। इसी को हम म्यूचुअल शेयरिंग बोलते हैं कि आपस में दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे से बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। और शेयरिंग का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है, शेयरिंग इज केयरिंग। अगर हम नेचुरल्स पर गए हैं, मान लो 2 अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम ली है, दिल्ली के अंदर नेचुरल्स बहुत फेमस है, यहाँ पे असली फ्रूट्स की आइसक्रीम होती है, सीताफल की, वाटरमेलन की, लीची की, चीकू की, ठीक है। तो मान लो 2 फ्रेंड्स ने अलग अलग फ्लेवर लिए, यार वैरायटी ट्राई करेंगे, तो उसने उसके में से थोड़ा आइसक्रीम शेयर कर लिया, उसने भी उसके, मान लो उसने एक, अब हम जब शेयरिंग करते हैं ना तो बड़ा सोच समझ के करते हैं। अगर दोस्त ने 1 बाइट ली तो तुम भी 1 बाइट लोगे, दूसरी बाइट लेने में तुमको शर्म आ जाएगी क्योंकि उसने 1 ही बाइट खाई तुम्हारी आइसक्रीम में से। तो यहाँ पे भी यही होता है कि जब ये वाला एटम इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ये भी इससे 1 शेयर करेगा, अगर ये इससे 2 शेयर कर रहा है तो ये भी इससे 2 शेयर करेगा। तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन 2 या 2 से ज्यादा एटम, और वो जो 2 या 2 से ज्यादा एटम है वो सेम भी हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम एटम है, हाइड्रोजन क्लोरीन डिफरेंट एटम है, CO2 में कार्बन और 2 ऑक्सीजन अलग अलग एटम्स हैं। तो एटम सेम भी हो सकता है, एटम डिफरेंट भी हो सकता है। बट यहाँ पर जो एटम्स होते हैं वो बेटा किसके होते हैं, नॉन मेटल्स के होते हैं। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, दूसरा नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन गेन ही करना चाहता होता है। गेन कैसे होगा, दूसरा वाला लूज तो कर नहीं रहा, दोनों, मतलब मान लो हाइड्रोजन है, नहीं हाइड्रोजन नहीं लेते हैं, और कोई लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं अभी के लिए। कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। अब ये दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन लूज करके नहीं देगा क्योंकि दोनों नॉन मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं। तो ये दोनों क्या कहते हैं, यार हम दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड तभी बना सकते हैं जब हम एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ऑक्सीजन भी कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, क्योंकि दोनों गेन करना चाहते हैं भाई, कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए इनको। तो ये दोनों एक दूसरे में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, इट इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल के एटम्स में बनता है, वो सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसके अलावा कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है बेटा वो कैसा होता है, इट इज बाई डायरेक्शनल। अभी एक एक करके सारे स्ट्रक्चर करेंगे। इट इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर। बॉन्ड की कैसी डायरेक्शन होती है, बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब है बेटा जिन 2 एटम्स में बॉन्ड बन रहा है ना, जिन 2 एटम्स में इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है उन्हीं 2 के बीच में बॉन्ड बनेगा। ये ऐसा एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अगर तुम्हारी क्लास में राहुल लिया था, आज मैं कुणाल ले लेती हूँ। क्या कह रहे हो मैम, लड़कियों के नाम नहीं ले, चलो लड़कियों के नाम ले लेते हैं। सिमरन ले लेती हूँ, सिमरन बड़ा कॉमन सा नाम है। मान लो सिमरन और मैं 1000 रुपए इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो दोनों में 500-500 की इक्वल शेयरिंग होगी। अब क्योंकि सिमरन और मैंने पैसे शेयर करे हैं तो वो पैसों की शेयरिंग हम दोनों के बीच में ही है। ऐसे जिन 2 एटम्स में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है बेटा, बॉन्ड भी उन्हीं 2 के बीच में बनता है, तीसरे से जाके नहीं बन जाएगा। तो ये बॉन्ड बाई डायरेक्शनल होता है क्योंकि दोनों एटम एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं। सो इट इज बाई डायरेक्शनल इन नेचर। एग्जाम्पल से अभी प्रूफ करूंगी। अब यहाँ पे हम एक टर्म कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज कोवैलेंसी। कोवैलेंसी, कोवैलेंसी क्या डिफाइन करते हैं हम, इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द number of
कोवलेंट बॉन्ड्स formed by an atom in a molecule. मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम ने बेटा कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं? मान लो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है तो कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड्स बनाता है तो ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 हो जाएगी। तो किसी मॉलिक्यूल में कोई एटम जितने कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है वही उसकी क्या होती है? कोवैलेंसी होती है। अब इसी के साथ हम स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। पहला करते हैं H2 मॉलिक्यूल, दूसरा करते हैं F2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, और चौथा करते हैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। इन सब के अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे। चलो पहले हाइड्रोजन की बात करती हूँ। H2 मॉलिक्यूल बनेगा बेटा H और H के बीच में। हाइड्रोजन पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 1। दूसरे हाइड्रोजन पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1। यहां पर मैं शुरू के कुछ एलिमेंट्स लिख रही हूं साइड में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, पहले के 10 लिख रही हूं। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बचपन वाला कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ। 1 2, लिथियम का होता था 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 और नियॉन होता है 2,8। चाहो तो आप वो वाला भी लिख सकते हो 1s1, 1s2, 1s2, 2s1, 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p1। ये तो मैंने बस इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं कि कहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। पहले 10 में बेटा 2 नोबल गैस दिख रही हैं आपको। एक तो आपको दिख गई होगी हीलियम, है ना, और दूसरी नोबल गैस आ गई है आपकी नियॉन। जिन पे स्टार बना रही हूँ वो नोबल गैस है। हाइड्रोजन के लिए बेटा हीलियम पास है, नियॉन तो बहुत दूर है उसके लिए। हाइड्रोजन को अगर हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस पर खुद पर एक है, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब अगर ये वाला हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो बेटा इस पर तो 2 हो जाएंगे, पर इस बेचारे पे कुछ नहीं बचेगा। तो ये कह रहा है यार ये तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मुझको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, मैं भी तो नॉन मेटल हूं। ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इन्होंने आपस में एक समझदारी दिखाई। इन्होंने क्या कहा कि ऐसा करते हैं, हम एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। मैं तेरा इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर लेता हूं, तू मेरा एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। ठीक है, सर्कल्स थोड़े प्रॉपर बनाने हैं। मैं कोशिश करती हूँ और नीट एंड क्लीन बनाने की। इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करा। दोनों के बीच में बेटा एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पेयर पेयर तो एक ही है, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से बेटा एक बॉन्ड बनता है। इन 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा तो H और H के बीच में एक बॉन्ड आ जाएगा और दोनों ने स्टेबिलिटी अटेन कर ली। दोनों की वैलेंस शेल में अब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। दोनों ने किसका कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया? हीलियम का कर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों के बीच में एक पेयर है। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, ये इस तरह से एक बॉन्ड बन गया। हम लाइन से दिखा देते हैं अपनी आसानी के लिए, क्योंकि एक बन रहा है तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड है बेटा? सिंगल
कोवलेंट क्योंकि शेयरिंग से बन रहा है, तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड हो जाएगा आपका, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका H2 मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट ट्राई करते हैं फ्लोरीन का मॉलिक्यूल। शुरू में मैं ही बनवा रही हूं, इट विल कम विद प्रैक्टिस, धीरे धीरे आ जाती हैं, पर सर्कल ध्यान से बनाने और अभी समझने पे ध्यान दो। ठीक है, चलो लुईस सिंबल बनाते हैं बेटा। फ्लोरीन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, ग्रुप 17 में आता है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। दूसरे फ्लोरीन पे भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और 7। फ्लोरीन के नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 चाहिए। नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, 1 की कमी है, 7 से 8 बनने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये इससे छीन नहीं सकता क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दोनों ने क्या कहा, एक दूसरे का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो इस फ्लोरीन ने इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा, ये भी इससे 1 ही शेयर कर सकता है बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग है। तो साथ वाले फ्लोरीन ने भी क्या करा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर कर लिया। येलो वाले सर्कल पर ध्यान दो, येलो वाले पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। पर्पल वाले सर्कल पे ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6, पर्पल वाले पे 7 और 8। तो फ्लोरीन पे खुद के साथ एक साथ वाले से शेयर कर लिया। ऐसे इस फ्लोरीन पे खुद के 7 इलेक्ट्रॉन थे, साथ वाले से 1 शेयर कर लिया। दोनों के बीच में बेटा फिर से 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन में भी कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनता है। और फ्लोरीन के केस में आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। हाइड्रोजन में ऑक्टेट पूरा नहीं होता, हाइड्रोजन में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो डुप्लेट पूरा करता है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इंटरेस्टिंग है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। चलो तो यहाँ पे एक बार पॉइंट्स देखते चलो। म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है, नॉन मेटल्स के बीच में ही बन रहा है। बाई डायरेक्शनल है, भाई जिन दो में शेयरिंग हो रही है उन्हीं दो के बीच में बन रहा है। अगर हाइड्रोजन की मैं कोवैलेंसी पूछूं तो हाइड्रोजन बेटा 1 कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवैलेंसी 1। फ्लोरीन 1 कोवैलेंट बना रहा है, कोवैलेंसी 1। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे ध्यान दे, दोनों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 6। दूसरे ऑक्सीजन पर भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6। अब ऑक्सीजन के भी नियरेस्ट नियॉन ज्यादा पास है, 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसको ऑक्टेट में वैलेंस शेल में 8 चाहिए। क्या करे, साथ वाले से 2 छीन तो सकता नहीं है क्योंकि इसको भी 2 की जरूरत है। अब दोनों एक दूसरे से कितने, ये इससे कितने शेयर कर लेगा, 2 शेयर कर लेगा। जब इसने साथ वाले से 2 शेयर करे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 हो गए। साथ वाला ऑक्सीजन भी इससे 1 2 3 4 5 कह रहा, तूने मुझसे 2 शेयर करे, मैं भी तुझसे कितने शेयर करूंगा, 2 शेयर करूंगा। इन दोनों के बीच में बेटा कितना पेयर शेयर हो रखा है, 2 पेयर है ना। इन दोनों के बीच में कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी यहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, इट इज गोइंग टू बी अ डबल CB, समझ जाना, डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में कैसा बॉन्ड होता है बेटा, डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे ऑक्सीजन की कोवैलेंसी पूछूं तो एक ऑक्सीजन ने बेटा कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं, 2, तो इसकी कोवैलेंसी यहां पर 2 है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एक बार खुद ट्राई करो, ट्राई करो, बनेगा, बिल्कुल बनेगा स्ट्रक्चर।
नाइट्रोजन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बेटा? 5। आप सोचोगे कि मैम ने 3 यहीं पर इकट्ठे क्यों बनाए? क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, वो तुमको अभी वक्त के साथ आएगा। तुम्हारे सर्कल टेढ़े मेढ़े बनेंगे क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था 5 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाने, तुम तो अलग अलग जगह बना दोगे। तो ये थोड़ा समझदारी से आएगा। नाइट्रोजन पर बेटा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए भी नियॉन ज्यादा पास पड़ेगा, हीलियम तो इसको दूर पड़ेगा। 5 है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 5 से 8 बनने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। 5 है, 7 वाले नाइट्रोजन से कितने शेयर करेगा बेटा? 3 शेयर करेगा, इसीलिए मैंने 3 इकट्ठे एक साथ बनाए थे। 7 वाला नाइट्रोजन भी 5 है, 7 वाले से क्या करेगा बेटा? 3 ही शेयर करेगा। आपस की अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल शेयरिंग, इसने इसके 3 शेयर करे तो ये भी इससे 3 शेयर करेगा। इन दोनों के बीच में कितने शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है? 3 शेयर्ड पेयर हैं। 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर इन दोनों के बीच में शेयर हो रखे हैं। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, यानी N2 मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है बेटा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, जो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहां पर कैसा बॉन्ड बन जाता है आपका? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब पता नहीं कितनों के सर्कल सही बने थे, कितनों का स्ट्रक्चर सही बना था। अगर सही बना हो तो कमेंट में थोड़े सेंसिबल कमेंट ड्रॉप कर देना कि हाँ मैम हमारा N2 का स्ट्रक्चर सही बना था। यहीं पर कुछ टर्म्स की बात कर रहे हैं बेटा। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आती हैं, बॉन्ड पेयर जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं BP है, ब्लड प्रेशर नहीं है, और लोन पेयर विच इज LP। बॉन्ड पेयर क्या होता है? नाम से समझ आ रहा है, द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट पार्टिसिपेट्स इन बॉन्डिंग। पार्टिसिपेट, कभी कभी स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन हो जाती है। So the electron pair that participates in bonding is called as bond pair। ठीक है, बॉन्ड पेयर यार समझ आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो किस में पार्टिसिपेट होता है बेटा? बॉन्डिंग में, जो बॉन्ड बना रहा होता है, पेयर। ठीक है, उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर होता है, ये कर्जे वाला लोन नहीं है, LOAN नहीं है, LONE। लोन का मतलब होता है अकेला, नहीं कुछ नहीं कर रहा। तो द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट डज नॉट पार्टिसिपेट, वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ये वही बात हुई बेटा, स्कूल में कंपटीशन है, जिस बच्चे ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा वो बॉन्ड पेयर हो गया। पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 स्टूडेंट्स। तो पूछा कि कितने स्टूडेंट, कितने पेयर ऑफ स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा। तो अगर मेरे 2 स्टूडेंट्स, मेरे नहीं मतलब जिसके भी स्कूल के 2 स्टूडेंट्स यानी 1 पेयर ने पार्टिसिपेट करा। अगर 4 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करे यानी 2 पेयर ने पार्टिसिपेट करा। और लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन पेयर, वो स्टूडेंट्स के पेयर जिन्होंने बॉन्डिंग में यानी जिन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करा। और मेजॉरिटी लोन पेयर वाले ही होते हैं। सो द इलेक्ट्रॉन पेयर दैट डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज LP यानी लोन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर को हम लोन पेयर बुलाते हैं। पीछे के स्ट्रक्चर में जाती हूं। यहां पे आपको मैं लोन पेयर, यहाँ पे बेटा एक पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 बॉन्ड पेयर। यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करने वाला तो 1 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर देखो जरा भाई, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये भी बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। यानी कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बेटा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे? 1 पेयर, 2, 3, 4, 5, 6। यानी यहां पर लोन पेयर कितना है? 6। और बॉन्ड पेयर तो 1 ही था,
क्योंकि एक ही बॉन्ड पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, जो बॉन्ड बना रहा है वो तो एक ही पेयर था ना इलेक्ट्रॉन का। O2 में ट्राई करो, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे जिनसे दो बॉन्ड्स बने, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया? दो। ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर कुछ नहीं कर रहा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। एक, दो, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, यानी लोन पेयर कितने हो गए बेटा? यहाँ पर 4 लोन पेयर हो गए। N2 में बता दो, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा जाता है, कितना लोन पेयर है N2 मॉलिक्यूल में और कितना बॉन्ड पेयर है? कितने इलेक्ट्रॉन के जोड़े पेयर बॉन्ड बना रहे हैं बेटा? एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, तीन ही तो पेयर हैं जो बॉन्ड बना रहे थे, यानी बॉन्ड पेयर यहां पर कितना हो गया? 3। और ये पेयर कुछ नहीं कर रहा, यानी लोन पेयर कितना हो गया? यहां पर 2 हो गया। तो N2 मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर वो है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे दैट इज लोन पेयर। चलिए और स्ट्रक्चर्स करते हैं हम। हमने N2 तक कर लिया, अब हम बना रहे हैं बेटा डिफरेंट एटम्स के HCl मॉलिक्यूल बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और इधर की तरफ थोड़ा खुला खुला बनाएंगे, NH3 यानी अमोनिया बनाते हैं। HCl पहले बनाते हैं, HCl हाइड्रोजन पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा? 1। क्लोरीन पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन? क्रॉस से दिखा रही हूं इसका, 7, ताकि फर्क पता चल सके। बाकी तुम चाहो तो डॉट से भी बना लो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं बस चाहती हूं कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग पता चल सके। अब हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी थी? हीलियम। हीलियम के लिए इसको बेटा 1 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत थी, 1 था, इसको 2 चाहिए थे। तो ये क्लोरीन से क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, दोनों इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। इसके अलावा क्लोरीन के नियरेस्ट नोबल गैस आप देखोगे आर्गन होती है। आर्गन पर बाहर की शेल में क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,8,7, आर्गन का होता है 2,8,8। 7 से 8 बनने के लिए इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। साथ वाले हाइड्रोजन से क्या करेगा बेटा? 1 शेयर कर लेगा। तो इन दोनों के बीच में एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर्ड है, तो कैसा बॉन्ड होगा HCl के अंदर? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। एक पेयर से दो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बनेगा, एक पेयर से 1 बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर अगर मैं पूछूं तो कितना होगा? 1 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। मैं लिख नहीं रही हूं, दिख तो रही होगा। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में हम सेंटर में किसको बना लिखते हैं बेटा? जो आपका कम होता है, जिसकी एटमिसिटी, जिसके एटम्स कम हो, एटॉमिसिटी होता है कितने एटम्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक ही एटम है, तो उसको हम सेंटर में लिखेंगे। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लिख दिया ऐसे। चलो कार्बन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 4, ग्रुप 14 में आता है। ऑक्सीजन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे? 6। इस वाले ऑक्सीजन पर भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये। ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करना है भाई, 6 से 8 बनने के लिए 2 की जरूरत है। कार्बन से कितने शेयर कर लेगा? 2 शेयर कर लेगा। ये ऑक्सीजन को भी 6 है, 8 बनने के लिए ये भी कार्बन से कितने शेयर कर लेगा? 2 शेयर कर लेगा। ठीक है, बेचारा कार्बन क्या करे यार, कार्बन पे खुद के 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 4 और चाहिए।
अब इसने क्या देखा, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन ने मेरे 2 शेयर करे, मैं इससे 2 शेयर करूंगा, तो 4 थे, 2 और मिले 6। इस वाली ऑक्सीजन ने भी इससे 2 शेयर करे, तो कह रहा है मैं तेरे से भी 2 शेयर करूंगा। तो ये इस वाली ऑक्सीजन से और इस वाली से 2 शेयर कर लेता है, 2 इससे शेयर करे, 2 इससे शेयर करे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। इन दोनों के बीच में बेटा 2 शेयर्ड पेयर, तो डबल बॉन्ड। यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हैं, तो डबल बॉन्ड, 2 एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक और बॉन्ड, ऐसे एक बॉन्ड और एक बॉन्ड। यानी अगर मैं यहाँ पे कार्बन की कोवैलेंसी पूछूं, कार्बन बेटा कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। कोवैलेंसी कितनी होगी, 4 कोवैलेंसी होगी। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, एक ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2, इस ऑक्सीजन की भी कोवैलेंसी 2 होगी। ठीक है, हम एक एटम को देखते हैं कि वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा डबल बॉन्ड, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में भी कैसा बॉन्ड बन रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर हो जाएगा। तो यहां पर 4 बॉन्ड पेयर हैं, 1 2 3 4, 4 लोन पेयर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अमोनिया की। नाइट्रोजन पर बेटा कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, तो 1 2 3 4 और 5। हाइड्रोजन पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक, उसको क्रॉस से दिखा देते हैं, चाहो तो डॉट से दिखा दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, नाइट्रोजन से एक एक शेयर कर लेगा। नाइट्रोजन पर खुद के 5 हैं, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है इसको, 5 है, 8 बनने के लिए बेटा 3 चाहिए। अब अगर हाइड्रोजन ने से एक शेयर करा, तो ये भी हाइड्रोजन से एक शेयर करेगा, इस हाइड्रोजन ने से एक शेयर करा, इससे भी एक लेगा, इसने से एक शेयर करा, इससे भी एक शेयर करेगा। तो 5 खुद के थे, 3, तीनों हाइड्रोजन से एक एक शेयर करके ले लेता है। तो आपका अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, N, एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से एक और बॉन्ड और एक और बॉन्ड, और एक क्या रह जाता है हमारे पास, लोन पेयर। यानी अमोनिया के अंदर आपके पास बॉन्ड पेयर, बेटा ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी और ये भी, यानी बॉन्ड पेयर कितना होता है, 3। और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं कर पा रहा, कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, शेयर ही नहीं हो रहा, तो एक आपके पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हाइड्रोजन तो हम कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप हाइड्रोजन कहीं भी लगाओ, फर्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो और लोन पेयर दिखा दो, तुम चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो, लोन पेयर दिखा दो। लुईस की यही लिमिटेशन थी कि वो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर करेक्ट नहीं बताता। जैसे अमोनिया का करेक्ट स्ट्रक्चर ये है, वो मैंने बना रखा है, पर तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो, बस शेयरिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, काफी बनाएंगे। अमोनिया तक हो गया था, अब बना लेते हैं CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन, C2H4 ईथीन, और C2H2 इथाइन। ये चारों स्ट्रक्चर इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ऑर्गेनिक में बहुत काम आएंगे। सो CH4 मीथेन की बात करते हैं बेटा। कार्बन के कम एटम है तो इसको सेंटर में रख दो, चारों हाइड्रोजन मैंने इस तरह से प्लेस कर दी। कार्बन पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 4। ठीक है, हाइड्रोजन पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1, इस पर भी 1, इस पर भी 1, इस पर भी 1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अब।
हाइड्रोजन को एक ही और चाहिए होता है तो कार्बन से एक शेयर कर लेगा, ये हाइड्रोजन भी एक शेयर कर लेगा, ये भी एक शेयर कर लेगा और ये भी एक शेयर कर लेगा। तो हाइड्रोजन ने तो स्टेबिलिटी अटेन कर ली एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कार्बन का। कार्बन क्या करेगा, चार खुद के, चारों हाइड्रोजन से एक एक शेयर करेगा क्योंकि चारों हाइड्रोजन ने भी इससे एक एक शेयर करा है। तो कार्बन चारों से, इस सर्कल बनाना भी भाई एक कला है, कोशिश करेंगे। चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन खुद के, चार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट पूरा हो गया। इसको मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ बेटा, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, चारों बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर तो यहाँ पर होगा ही नहीं। तो मीथेन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बॉन्ड बना रहे हैं। एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड। कार्बन की कोवैलेंसी, कितने कोवलेंट बॉन्ड कार्बन बना रहा है बेटा, 1 2 3 4, कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4। हाइड्रोजन कितना कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, एक ही तो बना रहा है, एक हाइड्रोजन एक ही बना रहा है, तो हाइड्रोजन की कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। इथेन C2H6, बहुत 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 इंटरेस्टिंग है। देखो 2 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन, लॉजिकली सोचना, मैथ्स लगा रही हूं। 2 कार्बन पे 6 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन बना दो। इस कार्बन पे भी कितनी हाइड्रोजन बना दो बेटा, 3 हाइड्रोजन बना दो। यहां तक ठीक है। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4। इस कार्बन पर भी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम अलग कलर से दिखा देते हैं, क्रॉस 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 और क्रॉस एंड क्रॉस एंड क्रॉस, ठीक है। अब यहां पर फिर से शेयरिंग कराओ, हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा अपना डुप्लेट, डुप्लेट का मतलब है वैलेंस शेल में कितना कंप्लीट करता जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हीलियम के लिए इसको एक की और जरूरत थी। बहुत ही बढ़िया, मुझे बस कार्बन की कहानी समझा दो क्या होगा कार्बन बेचारे के साथ। कार्बन पे खुद के 1 2 3 4, 4, 5वां इस हाइड्रोजन से मिला क्योंकि इसने इससे शेयर करा, 6ठा इससे मिला, 7वां इससे मिला। इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो ये क्या करता है, 7 वाली कार्बन का एक शेयर कर लेता है। तो जब ये 7 वाली कार्बन का एक शेयर करेगा, किसी और कलर से बनाते हैं, येलो से बनाते हैं, तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसा ही कुछ आएगा बेटा। सर्कल में इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दूसरी वाली कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 और एक इससे शेयर करेगा। इलेक्ट्रॉन पे सर्कल बनाना होता है, एटम पे नहीं बनाना होता, ठीक है। अब बॉन्ड बना लेते हैं, क्या बॉन्ड बनेगा बेटा, कार्बन और कार्बन के बीच में एक पेयर है इलेक्ट्रॉन का, एक बॉन्ड, सिंगल 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 और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर इस मॉलिक्यूल में कोई मुझसे पूछे कोवलेंट बॉन्ड कितने बने हैं, कोवलेंट बॉन्ड, तो 1 2 3 4 5 6 7 कोवैलेंट बॉन्ड्स बने हैं इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बना है बेटा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है। ट्राई करो अब C2H4 एक बार, वैसे ही करो। 2 कार्बन पे 4 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन,
जल्दी से बनाएं C2H4 और C2H2। हाइड्रोजन इससे एक शेयर करेगा, ये भी से एक शेयर करेगा, ये भी से एक शेयर करेगा, ये भी से एक शेयर करेगा। हाइड्रोजन को तो बस एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो खुश है। कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन पे बेटा खुद के 4, 5 और 6, 2 हाइड्रोजन से 2 और मिल गए, 6 है, तब भी 2 और चाहिए। तो इसने देखा साथ वाली कार्बन पे ये 2 इलेक्ट्रॉन फालतू है, कहता रुक जाओ, मैं तुमसे आके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबिलिटी अटेन करता हूं। इलेक्ट्रॉन पे सर्कल बनाना है, एटम्स पे नहीं, बार बार बोल रही हूँ, सर्कल पे ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन पे 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस कार्बन पर देखो जरा, 1 2 3 4, दोनों हाइड्रोजन से 2 और मिल रहे होंगे, 6, क्योंकि हाइड्रोजन इससे शेयर कर रहा है, ये साथ वाली कार्बन से 2 और शेयर करेगा, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। पिंक वाले सर्कल में इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा इथीन का, तो कार्बन और कार्बन के बीच में 2 पेयर शेयर हो रहा है, तो डबल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन में तो एक ही शेयर होगा, हाइड्रोजन तो बेटा एक ही बॉन्ड बनाता है। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड्स यहां पर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, टोटल कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी इथीन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होते हैं, 6 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट इथाइन ट्राई करें, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो एक कार्बन पर बेटा एक ही हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से, कार्बन का डॉट से, एक ही शेयर होगा, इसीलिए एक इस साइड दिखाया है, 3 इधर, एक इधर दिखाया है, 3 इधर। हाइड्रोजन इससे एक शेयर करेगा, ये भी हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से एक शेयर करेगा। कार्बन की कहानी जल्दी जल्दी जल्दी, कार्बन बेचारा क्या करे, खुद पे 4, हाइड्रोजन से एक ही मिल रहा है, 5, 3 और चाहिए, साथ वाली कार्बन से कितना शेयर कर लेगा, 3 शेयर कर लेगा। और ये वाला कार्बन भी बेटा 1 2 3 4, एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा क्योंकि इसने भी इससे शेयर करा था, 5 हुए, 3 इस पर और कम है, तो ये साथ वाली कार्बन से कितने शेयर कर लेगा, 3 शेयर कर लेगा। कार्बन और कार्बन के बीच में 3 शेयर्ड पेयर हैं, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। कार्बन हाइड्रोजन में एक पेयर शेयर है, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड बनेगा। तो इथाइन के अंदर कार्बन कार्बन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी इथाइन के अंदर कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, 5 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। कभी कभी डायरेक्ट यही सवाल आ जाता है भाई कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स है, द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन दिस मॉलिक्यूल फलाना मॉलिक्यूल, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी आप कोवेलेंट बॉन्ड्स गिन सकते हो। चलो और स्ट्रक्चर कर रहे हैं, स्ट्रक्चर की कमी नहीं होनी चाहिए। हमारा प्यारा पानी जल का बनाएंगे, वाटर, फिर बना लेते हैं PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, नेक्स्ट बना लेते हैं HCN हाइड्रोजन साइनाइड, सॉरी 13 के बाद मैंने 13 ही लिख दिया, हाइड्रोजन साइनाइड के बाद बना लेते हैं CH3CN मिथाइल साइनाइड, ठीक है, वाटर PCl3 HCN CH3CN। वाटर में बेटा किसका एटम कम है, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन को रखो सेंटर में, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन,
ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा? 6। में इसके इलेक्ट्रॉन क्रॉस से बना रही हूं, ठीक है। हाइड्रोजन को एक की और जरूरत है, ऑक्सीजन से एक शेयर करेगा, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से एक शेयर करेगा। ऑक्सीजन पर खुद के 6, 2 और चाहिए ऑक्टेट के लिए, साथ वाले हाइड्रोजन से एक, साथ वाले हाइड्रोजन से एक, तो ऐसा कुछ बनेगा। ओए होए होए, धमाका हो जाता अगर ये असली वाला बोर्ड होता तो। यहाँ पे हमारे पास अंडू का ऑप्शन होता है, हम रिवर्स जा सकते हैं। तो ऑक्सीजन में अब इसको नॉर्मल बनाते हैं, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा, इनको डॉट से दिखा देते हैं, पेयर और पेयर, यानी वाटर में 2 बॉन्ड पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लोन पेयर कितने हैं? 1 और 2। तो 2 आपके कितने प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर? लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं वाटर में। ये वाटर का एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। आप चाहो तो आप ऐसा भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बने। वो तो मुझे पता है कि पानी बेंट होता है, इसीलिए मैंने हाइड्रोजन को उस एंगल पे रखा है। अदरवाइज आप ऐसे भी बना सकते हो, किसी का मन कर रहा हो तो वो ऐसे भी बना सकता है, गलत नहीं है। बट हाँ, ये कमी जरूर है लुइस थ्योरी की, जो हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं लुइस डॉट स्ट्रक्चर, कोसेल लुइस थ्योरी के हिसाब से, उस हिसाब से ये चीज वैसे मतलब कमी थी इस थ्योरी की कि वो करेक्ट शेप ही नहीं बता रहा। हम डॉट स्ट्रक्चर बना तो जा रहे हैं, बट सही कौन सा वाला है, एटम को कहां पर सही से रखूं। तुम्हारा मन करेगा तुम कहीं रखोगे एटम को, मेरा मन करेगा मैं कहीं रखूंगी, ठीक है। नेक्स्ट ट्राई करें PCl3। बेटा फॉस्फोरस सेंटर पर आएगा, कम एटम्स है, एटॉमिसिटी कम, सेंटर 5 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन बना लेते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, चलो क्लोरीन को ऑक्टेट पूरा करना है, 1 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस से, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस से, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी 1 शेयर कर लेगा। फॉस्फोरस के साथ क्या होगा भाई, खुद के 5 तीनों क्लोरीन से 1 शेयर कर लेगा, क्योंकि क्लोरीन ने भी इससे 1 शेयर करा है। और इसी के साथ PCl3 बनता हुआ, वैसे एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 लोन पेयर होगा, 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, तीसरा बॉन्ड पेयर, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर। एक्चुअल शेप ये होती है, तुम चाहो तो ये भी बना सकते हो, PCl Cl Cl, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं HCN की। HCN में बेटा एज इट इज एटम्स रख दो जैसे आपको दे रखे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन पर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। कार्बन से 1 ही शेयर करेगा, तो 1 इधर लिख रही हूं मैं, डॉट से ही बनाते हैं। और बचे हुए कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां बना दिए। नाइट्रोजन पे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इस तरह से बना दिए। शेयरिंग कराना शुरू करते हैं। हाइड्रोजन कार्बन से 1 शेयर करेगा, डुप्लेट पूरा कर लेगा। नाइट्रोजन पे 5 है, 8 के लिए कार्बन से क्या करेगा, 3 शेयर कर लेगा। कार्बन क्या करे यार, खुद के 4, 1 हाइड्रोजन से मिला 5, 3 नाइट्रोजन से शेयर करेगा। जब नाइट्रोजन इससे 3 शेयर करे तो ये भी नाइट्रोजन से 3 शेयर करेगा, तो 4 खुद के, 1 हाइड्रोजन से मिला शेयर करके 5, 3 नाइट्रोजन से मिला 8 हो गए। तो सर्कल कुछ ऐसा आएगा, कार्बन के 4, 5, 6, 7 और 1 8, इन दोनों में 1 पेयर शेयर है तो सिंगल बॉन्ड, 3 पेयर शेयर है तो कैसा बॉन्ड आ जाएगा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, और 1 ये लोन पेयर रह जाएगा नाइट्रोजन पर। तो हाइड्रोजन साइनाइड में कार्बन के तो 4 बॉन्ड्स है, कोवेलेंट बॉन्ड टोटल 1 2 3 4 है,
कार्बन कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है? 4, तो कार्बन की कोवैलेंसी 4। नाइट्रोजन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? 3, नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3। हाइड्रोजन एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन की कोवैलेंसी 1 है। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड 4 है। बॉन्ड पेयर कितना है? 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कितना है? 1 लोन पेयर। बहुत कुछ पूछा जा सकता है अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाए। नेक्स्ट कर रहे हैं CH3CN, उसके बाद बेटा नेक्स्ट बॉन्ड स्टार्ट करेंगे, काफी स्ट्रक्चर करा दिए हैं, ठीक है। CH3CN, इस वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन बना दो। फिर एक और कार्बन आया, फिर नाइट्रोजन आ गया, ठीक है। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1। नाइट्रोजन पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था? 5। इस तरह से हो गया। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना रही हूं मैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। शेयरिंग कराते हैं। हाइड्रोजन इससे एक शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन भी इससे एक शेयर करेगा, ये हाइड्रोजन भी इससे एक ही शेयर करेगा, डुप्लेट। नाइट्रोजन पे 5 है, 7 वाली कार्बन से कितना शेयर करेगा बेटा? 3 शेयर करेगा। चलो पहले वाले कार्बन का सर्कल पूरा करेंगे। खुद के 4, 5 6 7 मिले, 3 हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन मिला, खुद के 4, 3 और मिले शेयरिंग से 7, एक और चाहिए। 7 वाली कार्बन से क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन और शेयर कर लेगा। ओहो हो, कह रहा लो जी मैंने तो ऑक्टेट पूरा कर लिया। ये वाली कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन के खुद के 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन ने इससे शेयर करा, ये भी नाइट्रोजन से 3 शेयर करेगा, तो 4 थे, 3 और शेयर करे 7। कार्बन ने, इस वाली कार्बन ने इसका एक शेयर करा, तो इसका भी तो फर्ज बनता है इससे शेयर करना। तो इस कार्बन का सर्कल देखें जरा, ये हो जाएगा बेटा खुद के 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बॉन्ड बनाते हैं। क्या बॉन्ड्स बनेंगे? कार्बन हाइड्रोजन में एक, इन दोनों कार्बन में भी एक ही शेयर्ड पेयर है तो एक, इस कार्बन नाइट्रोजन में 3 शेयर्ड पेयर है तो ट्रिपल। टोटल कोवेलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं मिथाइल साइनाइड के अंदर। क्या नाम है इस कंपाउंड का? मिथाइल साइनाइड। ये ऑर्गेनिक में आएंगे, ठीक है। और ये क्या था आपका? हाइड्रोजन साइनाइड। सब नॉन मेटल है बेटा, हाइड्रोजन भी, कार्बन भी, नाइट्रोजन भी, इसीलिए आपका शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है। सो आई होप आपको इतने स्ट्रक्चर्स कराने के बाद आपको क्लैरिटी आ गई होगी कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज एक बार स्ट्रक्चर सारे के सारे खुद ड्रॉ करना, तभी आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आ पाएंगे। अगर आप सोचो मैम ने बना दिया, हाँ जी देखकर तो हमें समझ आ रहा है, नहीं। हर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जब तक आप अपने हाथ से पेन या पेंसिल से ड्रॉ नहीं करोगे, मैं पेंसिल ही सजेस्ट करूंगी तुमको क्योंकि गलतियां हो सकती हैं, बट प्रैक्टिस के साथ सब अच्छा हो जाएगा। सारे स्ट्रक्चर बहुत सुंदर सुंदर बनेंगे, बट ये ड्रॉ जरूर एक बार खुद से करने हैं समझने के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ रहे हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड को हम किस में क्लासिफाई करते हैं? सो कोवेलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। तो कोवेलेंट बॉन्ड को हम किन 2 में क्लासिफाई करते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड इज क्लासिफाइड, पहला on the basis of shared pair of
इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की दो एटम्स के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हैं, और उसी के साथ बेटा कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह का फर्दर हो जाता है। ठीक है, अगर एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 एटम के बीच में बेटा 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर नहीं होते, 2 एटम के बीच में 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनते। अगर आप सोचो कार्बन और कार्बन के बीच में 4 बॉन्ड्स बन जाएंगे, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड टोटल बना सकता है, तो ऐसा नहीं होता। 2 एटम्स के बीच में 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाता है, रिपल्शन हो जाता है, हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़ हो जाती है। ठीक है, तो 2 एटम्स के बीच में मैक्सिमम कितना बॉन्ड बन सकता है? 3 से ज्यादा नहीं बन सकता। तो अगर एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था तो कैसा बॉन्ड बन रहा था बेटा? सिंगल, मैं सीबी लिख रही हूं, कोवलेंट बॉन्ड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सीबी से, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर 2 एटम्स के बीच में 2 शेयर्ड पेयर थे तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, और अगर 2 एटम्स के बीच में 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे तो कैसा बॉन्ड बन रहा था बेटा? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। और अब एग्जाम्पल कर लेते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, H2, Cl2, F2, HCl, CH4, C2H6, जहां पर आपके कैसे बॉन्ड होते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। डबल कोवलेंट बॉन्ड में हो गया आपका O2। O2 के अंदर ऑक्सीजन में कैसा था? डबल कोवलेंट बॉन्ड था। इसके अलावा बेटा C2H4, इथीन में कार्बन में कैसा था? डबल कोवलेंट बॉन्ड था। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में आते हैं N2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में ट्रिपल था। C2H2, इथाइन के अंदर कैसा था? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड था। इसके अलावा HCN में कार्बन नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड था? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड था। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग पे बात करें तो हम 3 में क्लासिफाई करते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा क्लासिफिकेशन है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ charge produced, on the basis of charge produced, ये हमने थोड़ा सा पिछले चैप्टर में कर लिया था। उस बेसिस पर कोवलेंट बॉन्ड 2 तरह का होता है। वो कौन से 2 तरीके का होगा बेटा? इट इज गोइंग टू बी पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब आ रहा था? जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था, जैसे HF हो गया, HCl हो गया। हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था? फ्लोरीन। इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ रहा था? पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे ही हाइड्रोजन और क्लोरीन में बेटा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की इस पे ज्यादा होगी और इस पे कम, पार्शियल पॉजिटिव। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड तब आता है जब 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, दूसरा उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा पोलैरिटी आएगा। ये तो हमने पहले भी करा था। HF हो गया, HCl हो गया, वाटर में बेटा ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यहां से भी 2 जगह से करती है, पार्शियल टू नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जहां पे पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर की अगर मैं बात करूं तो HH बेटा दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, 2.1 2.1।
जितना ये खींचेगा उतना ही ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में ही रहेगा, तो H2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल, Cl2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जब सेम एटम है तो उनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जितना ये खींचेगा उतना वो खींचेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में रहेगा, कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, और तब जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, आपका नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अब आपका सेकंड टाइप हो गया। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की डेफिनेशन करते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय, ये कोवेलेंट जैसा ही होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय यूनिडायरेक्शनल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यूनिडायरेक्शनल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट में क्या हो रहा था बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग थी, दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। यहाँ पे शेयरिंग तो होती है बट एक साइड से होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि एक एटम तो शेयर करेगा पर दूसरा उससे शेयर नहीं करेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का ही एक और नाम होता है डेटिव बॉन्ड। ठीक है, अगर मैं कोवैलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कोवैलेंट कंपाउंड्स में बेटा वो जनरली गैसेस होते हैं, जिनका मास ज्यादा होता है वो लिक्विड, और हाई मॉलिक्यूलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है वो आपके सॉलिड्स होते हैं। बट जो हल्के वाले होते हैं, जिससे आपका अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, Cl2 हो गया, ये गैसेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जुड़ा हुआ होता है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते हैं, तो ये पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते हैं। ठीक है, और क्या सॉलिड होते हैं, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी कोवेलेंट कंपाउंड्स की होती हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में देखते हैं भाई। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने बोला बेटा यूनिडायरेक्शनल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो मान लो एक एटम है ए के पास ऑक्टेट कंप्लीट है, यानी उसके पास वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, 8 प्रेजेंट है। एक एटम आया बेचारा बी के पास वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है। बी के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब क्या हुआ, ए ने कहा भाई मेरे पे तो 4 लोन पेयर है, मेरा तो ऑक्टेट पूरा है, मेरा घर बसा हुआ है। बी पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बी को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ए ने कहा रुको मैं तेरा घर बसाऊंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। और ये कैसे मदद करेगा, अगर बेटा बी, यहां पे बना के दिखा रही हूं, तो ए हमारा कैसे मदद करता है इसकी, बी क्या करता है बेटा, ए से, मैं पहले दोनों बना दूं पास पास। अब बी क्या करता है, ए से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से शेयर कर लेता है, एक साइड से। पर ए बेटा बी से शेयर नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ए को जरूरत ही नहीं थी। ए को अगर मुझे पढ़ाई में सब कुछ आता है, वैसे तो ऐसा नहीं होता, बट मान लो स्कूल में कोई टेस्ट है और मुझको उस टेस्ट की मेरी तैयारी हो गई। ठीक है, ये कॉलेज के अंदर जनरली होता था, हम लोगों के ग्रुप ऑफ जो हमारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था उसमें मैं ही थी जो सबसे ज़्यादा पढ़ती थी। तो ऐसा होता था कि जैसे मैंने पढ़ लिया उसके बाद हम सारे के सारे कॉलेज लाइब्रेरी में बैठते थे, ठीक है, और मैं घर पे पढ़ती थी और फिर मैं सबको पढ़ाती थी। ठीक है, तो मैं उन सबका टेस्ट में मदद करवाती थी, पढ़ाती थी उनको। तो हम लाइब्रेरी में बैठ के फिर सब पढ़ते थे, पढ़ते नहीं थे बेसिकली, मैं पढ़ाती थी और वो लोग पढ़ते थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
अब मुझे जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही पढ़ लिया, बट बाकियों ने नहीं पढ़ा तो मैंने उनकी मदद करी, मैंने उनको पढ़ाया। अब यहाँ पर क्या था, ए का ऑक्टेट पूरा है, ए को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत ही नहीं है, कह रहा मैंने तो स्टेबिलिटी अटेन कर ली यार, मेरे को नहीं जरूरत। पर बी को 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत थी, तो बी ने कहा यार तू मुझको 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करा देगा ना, मेरा भी घर बस जाएगा, मेरे भी नंबर आ जाएंगे टेस्ट में। तो बी ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे। ए क्योंकि बेटा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा था, तो ये कैसा एटम होगा, डोनर है। मैं जब सबको पढ़ा रही हूं तो मैं डोनर हूं ना, मैं अपनी नॉलेज, अपनी जो पढ़ाई मैंने करी वो मैं सबको दे रही हूँ। जैसे अभी मैं आपको डोनेट कर रही हूँ अपनी नॉलेज जितनी भी है, और आप उस साइड पर बैठे हो, आप स्टूडेंट्स हो, आप मेरी नॉलेज को क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। ऐसे बी क्योंकि ए से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, तो ये बेचारा एक्सेप्टर है, गरीब है। तुम भी नॉलेज के गरीब हो, तुम्हें भी नॉलेज चाहिए, इसीलिए तुम हम लोगों से पढ़ रहे हो, है ना। और नॉलेज तो कितनी भी हो सकता है, कभी कभी तुम मुझे कोई चीज सिखा दो, ऐसा बहुत बार होता है जब स्टूडेंट्स हमें कुछ नया बता देते हैं, कुछ नया सिखा देते हैं, कोई नया शॉर्टकट सिखा देते हैं जो हमें शायद उस टाइम तक पता ही नहीं होता। तो हर कोई एक दूसरे से सीख ही रहा है आज की डेट में। तो ए डोनर एटम है क्योंकि इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, डोनेट का मतलब है शेयर करा रहा है, और बी से शेयर कर रहा है तो बी एक्सेप्टर हो गया। तो डोनर से एक्सेप्टर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन से बेटा ऐसे बॉन्ड बनता है, डोनर से किसकी तरफ, एक्सेप्टर की तरफ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एरो से दिखाते हैं कि ए ने इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कराए हैं, शेयर कराए हैं। और क्योंकि एक ही साइड से शेयरिंग होती है इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज यूनिडायरेक्शनल, वन साइडेड शेयरिंग है। एक शेयर कर रहा है, बी शेयर कर रहा है, पर ए उससे शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। डोनर टू एक्सेप्टर, 2 इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसा बॉन्ड बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, इसको हम एरो से दिखाते हैं। डोनर से किसकी तरफ, एक्सेप्टर, डोनर से किसकी तरफ, एक्सेप्टर की तरफ। एग्जाम्पल्स अभी करेंगे, अभी सिर्फ समझाया है कि कहानी क्या हो रही है यहाँ पर। Once the coordinate bond is formed, एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बन जाता है, once the coordinate bond is formed, it behaves as covalent bond only. कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब बेटा एक बार बन जाता है तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगता है, कोवलेंट की तरह ही बिहेव करने लग जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फटाफट से एग्जाम्पल कर रहे हैं, फिर लास्ट टॉपिक करेंगे आज की क्लास का। पहला एग्जाम्पल कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अमोनियम आयन, अमोनियम आयन होता है NH4+, ठीक है। ये कैसे बनता है इस पे अभी चर्चा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल करेंगे हम हाइड्रोनियम आयन H3O+। पहले ये 2 एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। चलो, अमोनियम आयन कैसे बनता है बेटा, जब अमोनिया NH3 किससे कंबाइन करती है, H+ आयन के साथ, तब जो आपको आयन मिलता है वो कौन सा मिलता है, अमोनियम आयन मिलता है। अब यहां पर समझेंगे कि किस तरीके से यहां पर आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। चलिए, NH3 तो हमने बनाया था, तो मैं दोबारा नहीं बना रही हूं, आपने पीछे स्ट्रक्चर बना रखा है, तो उसी स्ट्रक्चर को देख लेना क्या है। यहां पर एक लोन पेयर था, ये तो हमने पीछे बनाया था ना बेटा, कोवलेंट के अंदर 3 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर। अब H+ जो होता है, हाइड्रोजन पर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। H+ का मतलब ये एक भी लुट गया इससे, यानी H+ पे कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 0 इलेक्ट्रॉन है।
पर हाइड्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस तो हीलियम है। हीलियम पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। H प्लस पर 0 है, इसको भी तो स्टेबिलिटी चाहिए। इसको हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोजन को तो 1 होती थी, पर H प्लस पे तो 0 इलेक्ट्रॉन है बेटा। 0 से 2 बनने के लिए इसको 2 की जरूरत है। ठीक है, इतनी बात समझ आई कि H प्लस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसको स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। नाइट्रोजन पर ये लोन पेयर कुछ कर तो रहा नहीं था। लोन पेयर तो वो था जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। तो H प्लस ने कहा यार मेरे को मेरा घर बसा दे, मेरे को स्टेबिलिटी दे दे। नाइट्रोजन ने भी कहा ठीक है, तू मुझसे ये लोन पेयर शेयर कर ले। मैं तुझसे कुछ शेयर करूंगा नहीं क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं है। मेरा ऑक्टेट पूरा है 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। मेरा घर बसा हुआ है, तेरा घर मैं जरूर बसा देता हूं। अब ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, तो डोनर टू एक्सेप्टर कैसा बॉन्ड बन जाएगा बेटा? कैसा बॉन्ड बन जाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और बनने के बाद नहीं पता चलता कि कौन सा हाइड्रोजन नाइट्रोजन पे चार्ज आ जाता है प्लस, ये तो ओवरऑल हो जाता है NH4 प्लस। बनने के बाद नहीं पता चलता कि कौन सा कोऑर्डिनेट था, कौन सा कोवलेंट था। अभी तो मैंने आपको बता रखा है कि ये वाला H प्लस था, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन रहा है, बट मॉलिक्यूल के अंदर जब बन जाता है तो हम इन चारों बॉन्ड्स में फर्क नहीं बता सकते कि कौन सा कोवलेंट है, कौन सा कोऑर्डिनेट है। बनने के बाद आपका ये कैसा बिहेव करता है? कोवलेंट की तरह ही बिहेव करना शुरू कर देता है। तो अमोनियम आयन में अमोनिया नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है, ये किसको शेयर करा देती है? H प्लस को शेयर करा देती है, उसका घर बसा देती है। और ऐसी ही सेम कहानी हाइड्रोनियम आयन के साथ होती है। हाइड्रोनियम आयन कब बनता है? जब वाटर के साथ H प्लस आयन कंबाइन करते हैं, क्योंकि ये बेचारा इलेक्ट्रॉन का बहुत भूखा होता है। H प्लस आयन अनस्टेबल है, इस पर 1 इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन पे, हमने उससे वो भी लूट लिया। H प्लस पे 0 इलेक्ट्रॉन है, ये हर वक्त इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के लिए भटकता रहता है, तो हमें मिलता है H3O प्लस। अब ऑक्सीजन वाटर हमने बनाया था बेटा। ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर्स थे? 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर थे। फिर से H प्लस आयन आया, बेचारा गरीब है, 2 इलेक्ट्रॉन चाह रहा है। ऑक्सीजन ने कहा ये ले, मुझसे शेयर कर ले, मैं तेरा घर बसवा देता हूं। लोन पेयर, ये डोनर एटम, ये एक्सेप्टर, तो आपका कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा। बनने के बाद पता नहीं चलता, पॉजिटिव चार्ज आएगा। 1 लोन पेयर अभी भी ऑक्सीजन पर है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि बनने के बाद कोवलेंट की तरह ही हो जाएगा, ये हाइड्रोनियम आयन हो गया। पानी ने, ऑक्सीजन ने अपना 1 लोन पेयर किसको शेयर करा दिया? H प्लस को, क्योंकि H प्लस इलेक्ट्रॉन का गरीब था, 0 इलेक्ट्रॉन था, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अब होता क्या है कि तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैम एक और H प्लस ले आए, क्यों ना एक और H प्लस ले आए और इस वाले को भी डोनेट करा दे, है ना? बिल्कुल आ रहा होगा, मेरे दिमाग में भी आया, तुम्हारे दिमाग में भी आना चाहिए कि एक और लोन पेयर से शेयर करा दूं और H4O पर कितना चार्ज ला दूं? 2 प्लस ला दूं। एक और H प्लस जोड़ूंगी तो H4O पे 2 प्लस आएगा। ऑक्सीजन पे बेटा +1 से +2 चार्ज आएगा। ऑक्सीजन पागल हो जाएगा, कह रहा है अबे भाई क्या करना चाहते हो? ऑक्सीजन हमारी पीरियोडिक टेबल का 2nd मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, एक पॉजिटिव तो झेल लेगा, पर अगर ये H प्लस को एक और लोन पेयर शेयर करा देगा तो 2 पॉजिटिव का चार्ज नहीं झेल पाता और H4O पे 2 पॉजिटिव अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर इसीलिए यहीं तक बनता है, H3O प्लस बन जाता है। एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, पर बनने के बाद कोवलेंट की तरह ही बिहेव करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, 3-4 एग्जाम्पल तो कर ही लेते हैं ना यार, टाइम है अभी है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ओजोन,
SO2 यहीं पे बना लेते हैं, SO3 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो बेटा ओजोन कैसे बनता है, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन करती है। नेसेंट होता है अकेला ऑक्सीजन का एटम जो हाईली रिएक्टिव होता है, तब ओजोन बनती है। अब हमने ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बना रखा है, O डबल बॉन्ड O था और ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर्स थे। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हें स्ट्रक्चर दिखाऊं तो दिखा भी देती हूँ। ये रहा, डबल बॉन्ड था और एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे। अब एक अकेला ऑक्सीजन आया जिस पर 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको यार 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये क्या करेगा बेटा, साथ वाली ऑक्सीजन से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। बट ये ऑक्सीजन इससे शेयर नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर इन 2 ऑक्सीजन में कैसा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट। ये इसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है, ये डोनर ये एक्सेप्टर। तो मैं ऐसा कुछ बना दूं, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ कैसा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। अब इस वाली ऑक्सीजन पे ये वाला लोन पेयर, इस पर तो ये दोनों ही हैं और इस वाले पे तो सारे लोन पेयर हैं, डोनर टू एक्सेप्टर। तो ओजोन के अंदर बनने के बाद अगेन ये कोवेलेंट की तरह बिहेव करता है, बट एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड सेम इसकी जैसा ही है, ओजोन की तरह। सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ध्यान देना बेटा, सल्फर पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, ऑक्सीजन पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6। चलो ध्यान देना, इस ऑक्सीजन ने सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, ऑक्टेट पूरा कर लिया। सल्फर पे भी 6 थे, सल्फर ने कहा तूने मेरे 2 शेयर करे, मैं भी तुझसे 2 शेयर कर लेता हूं। तो इन दोनों में डबल बॉन्ड बन गया। म्यूचुअल शेयरिंग से इन दोनों के बीच में बेटा डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि इसने इससे 2 शेयर करे, इसने इससे 2 शेयर करे। इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। सल्फर पे 6 थे, 2 ऑक्सीजन से मिल गए, 8 हो गए। अब 8 से ज्यादा उसकी चाहत ही नहीं है। ये वाला ऑक्सीजन कह रहा है यार मेरा भी तो घर बसा दो, मैं क्या करूं। सल्फर पे ये लोन पेयर था, ये लोन पेयर था, बेटा ये तो कुछ भी नहीं कर रहे ना। अगर हम ये बनाएं तो ऑक्सीजन पे ये रहा एक लोन पेयर, ये रहा एक लोन पेयर, ठीक है। सल्फर पे ये रहा एक लोन पेयर और ये रहा एक लोन पेयर, ठीक है। अब ये मत सोचना ऑक्सीजन से शेयर होगा, सेंटर में जो एटम होता है उससे बॉन्ड बनेगा। तो ऑक्सीजन ने क्या करा, सल्फर से एक साइड से शेयर करा, पर सल्फर ने इससे शेयर नहीं करा। तो ये डोनर से एक्सेप्टर की तरफ कैसा बॉन्ड बन गया बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। और ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हो गए, 3 लोन पेयर हो गए। तो सल्फर और ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट, इस वाले में कोऑर्डिनेट बनने के बाद कोवेलेंट, तो सिंगल लाइन से हम दिखा सकते हैं। चलो नेक्स्ट है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड उसी का मॉडिफाइड वर्जन है, डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। सल्फर पे बेटा एक और लोन पेयर बचा हुआ था अभी, तो एक और ऑक्सीजन आया, इसने उसको क्या कर दिया, अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। और क्या बना लिया इसने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक और बना लिया। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर आपका एक डबल बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। ये वाला लोन पेयर अभी भी बचा था, ये वाला शेयर करा, इसी में ही देखना बेटा एक और ऑक्सीजन आया और उसने यहां से शेयर कर लिया, ठीक है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में 2 कोवेलेंट और 2 कोऑर्डिनेट बनने के बाद ये भी कोवेलेंट हो जाते हैं। 6th वाला बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये 12वीं में दोबारा रिपीट होता है। इसको कान, दिमाग, आंखें सब एकदम एक्टिव होकर समझना, बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कार्बन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाइयों और बहनों, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
थोड़ा ध्यान देंगे। वैसे तो मैं इसको जैसा बनाना चाह रही हूँ वैसा ही बना देती हूँ। देखना और समझना। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपना ऑक्टेट पूरा करेगा, 6 है। कार्बन से कितना शेयर कर लिया? 2 शेयर कर लिया। कह रहा है मेरा तो घर बस गया। तुम देखो अब कार्बन पे खुद के 4 हैं, ऑक्सीजन इससे 2 शेयर करा तो इसने भी ऑक्सीजन से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल शेयरिंग से तो बेटा ये भी 2 ही शेयर कर सकता था। ऑक्सीजन इससे 2 शेयर करे तो ये भी इससे 2 शेयर करेगा, 2 से ज्यादा कैसे शेयर कर ले? पर फिर भी कार्बन का घर नहीं बस पाया। ये हुआ ना, डबल बॉन्ड आ गया इन दोनों के बीच में। कार्बन पे ये एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे बेटा कितना लोन पेयर दिख रहा है आपको? एक ये लोन पेयर है और एक ये लोन पेयर दिख रहा है आपको। अब कार्बन ने कहा यार मेरे को ना, मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, मेरे को 2 और चाहिए, ऑक्सीजन प्लीज मेरी मदद कर दे। तो ऑक्सीजन ने कहा अच्छा रुक जा यार, मेरे पे 2 लोन पेयर है, ऐसा कर तू मुझसे 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और शेयर कर ले। यानी इसने अपना ये डोनर ये एक्सेप्टर इसको 1 और इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करा दिया। तो फाइनली कुछ ऐसा बन जाएगा बेटा, कार्बन पे 1 लोन पेयर बचेगा और ऑक्सीजन पर भी 1 ही लोन पेयर बचेगा, क्योंकि एक तो इसने इसको शेयर करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है और एक कैसा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। ये डोनर ये एक्सेप्टर, तो बेसिकली यहाँ पर कार्बन क्या करता है? 1 2 3 4 5 6 एक और शेयर कर लेता है, 1 साइडेड। पर ऑक्सीजन इससे अब शेयर नहीं कर रहा होता। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है, 2 कोवलेंट होते हैं, कोऑर्डिनेट बट बनने के बाद कोवलेंट ही हो जाता है, तो हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि एक्चुअली में 2 कोवलेंट 1 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, चलिए, सो आई होप आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। फटाफट से लास्ट टॉपिक कर रहे हैं, विच इज फॉर्मल चार्ज। इट इज अ वेरी स्मॉल टॉपिक, 5-10 मिनट्स हार्डली। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल या आयन क्या होता है? जहां पर एक से ज्यादा एटम हो, ठीक है, और आपका या फिर उस एटम या मॉलिक्यूल पर चार्ज हो। ठीक है, जैसे NH4+ हो गया, PH3 हो गया, PCl5 हो गया, SO4 2- हो गया, पॉलीएटॉमिक हो, एटॉमिसिटी 2 से ज्यादा हो और उस पर चार्ज हो या ना भी हो। ठीक है, तो फॉर्मल चार्ज बेसिकली क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन एन आइसोलेटेड स्टेट एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन्ड टू दैट एटम इन द लोएस्ट स्ट्रक्चर। मान लीजिए NH4+ है, मुझे नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है बेटा? जब NH4+ नहीं बना तो नाइट्रोजन पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और NH4+ का लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर में जो भी इलेक्ट्रॉन शेयर है, जो भी असाइन है, उनका जो डिफरेंस आता है वही हमारा क्या होता है? फॉर्मल चार्ज। जब NH4+ में नाइट्रोजन ने कुछ बॉन्ड नहीं बनाया था तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो भी थे और लोएस्ट के स्ट्रक्चर में जो भी इलेक्ट्रॉन उसको असाइन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो डिफरेंस होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम इन एन आइसोलेटेड स्टेट, जब वो अकेला था, कोई बॉन्ड नहीं बना रहा था, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइन टू दैट एटम इन लोएस्ट स्ट्रक्चर, लोएस्ट स्ट्रक्चर में उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या होता है? फॉर्मल चार्ज होता है। फॉर्मल चार्ज पर एक सवाल आ जाता है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, काफी बार सवाल आया हुआ है फॉर्मल चार्ज पर और सवाल आ सकता है। फॉर्मल चार्ज का बहुत ही आसान सा मात्र फॉर्मूला है, FC यानी फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू V - L - S/2। V होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, L होता है बेटा लोन इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, लोन इलेक्ट्रॉन्स, पेयर नहीं। जैसे मान लो 1 लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन्स, लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2। 2 लोन पेयर है तो लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। 3 लोन पेयर है तो लोन वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 6। तो L जो है वो आपका रिप्रेजेंट करता है बेटा नॉन बॉन्डिंग, यानी लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और S डिनोट करता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं।
तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो फॉर्मूला होता है V वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस L यानी नॉन बॉन्डिंग या लोन इलेक्ट्रॉन्स माइनस S/2 यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। अगर तुम ये फॉर्मूला याद रखोगे और तुम्हें ये पता है क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बस फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट क्यों हो जाएगा। एग्जाम्पल कर रहे हैं, ओजोन मॉलिक्यूल ले रहे हैं O3, इसके सारे ऑक्सीजन एटम्स पे हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। तो मैं इसका स्ट्रक्चर दोबारा समझा रही हूं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। O2 बनेगा पहले, तो बेटा ऑक्सीजन इससे 2 शेयर कर रहा है, ये ऑक्सीजन भी इससे 2 शेयर कर रहा है, यानी इन दोनों के बीच में तो कैसा बॉन्ड आ गया, डबल कोवलेंट बॉन्ड आ गया। अब ये वाले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, बट इसको जरूरत नहीं है, तो ये क्या करेगा, इससे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, तो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ कैसा बॉन्ड बन जाएगा, कोऑर्डिनेट। बट मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेट बनने के बाद कैसा बिहेव करता है, कोवलेंट की तरह। इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं। अब इस वाले ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर 1 और 2, इस पर 1 लोन पेयर, और इस पर 1 2 3 4 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 या 3 लोन पेयर है। ये वाला शेयर हो रखा है, तो इसीलिए मैंने दिखाया नहीं, क्योंकि अब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर चुका है। नंबर दे रही हूं बेटा, इस ऑक्सीजन को 1, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। तीनों पे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करेंगे, तो FC यानी फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, फर्स्ट ऑक्सीजन पर, सेंटर वाले पर। फॉर्मूला क्या था बेटा, V माइनस L माइनस S/2। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल को सवाल आएगा, मेरे को दुआएं दे दोगे तुम। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर कितने होते हैं, 6, ये तो हमें पता ही है। लोन इलेक्ट्रॉन बेटा, कितना इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, लोन इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूं, पेयर नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन है मुझे जो बेचारे अकेले दिख रहे हैं, यानी 6 माइनस 2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन इसके शेयर हो रखे हैं, 1, कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, 1 2 3 4 5 6, ये भी तो शेयर ही हो रखा है उसको। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस वाले ऑक्सीजन पे, 1 2 3 4, क्योंकि इसने इसके शेयर कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना हो गया, 6/2 हो जाएगा। जल्दी बोलो यार, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने समझ आए हैं, ठीक है। 6 माइनस 2 4 माइनस 6/2 कितना हो गया, 3, यानी यहां पर फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, +1 +1। चलो नेक्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं सेकेंड ऑक्सीजन पर फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन सेकेंड ऑक्सीजन, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, V माइनस L माइनस S/2। बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर 6 ही होते हैं जब वो अकेला होता है, माइनस इस ऑक्सीजन पे लोन इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, 1 2 3 4 6 माइनस 4। शेयर कितने कर रखे बेटा, 1 2 3 4, यानी 4/2, 6 माइनस 4 2 माइनस 4/2 हो गया 2 माइनस 2, यानी कितना आ गया यहां पर फॉर्मल चार्ज, 0 आ गया। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, इस वाले पर। फिर से फॉर्मूला V माइनस L माइनस S/2। चलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर 6 होते हैं, अकेला होता है तो 6 होते हैं। लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है इस पे जो लोन है, जो नॉन बॉन्डिंग है। और शेयर कितना हो रखा है बेटा, 2, यही वाला तो शेयर हो रखा है, और तो कुछ शेयर नहीं हो रखा है, इसने 2 इससे शेयर कर रखे थे, यानी 2/2। तो 6 माइनस 6 0,
-1, यानी इस पर फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो सेंटर वाले ऑक्सीजन पे +1, सेकेंड वाले पे 0 और इस पे -1। ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा क्योंकि -1 +1 कैंसिल होकर 0 ही हो जाएगा, पर इंडिविजुअली ऑक्सीजन पर चार्ज है ओजोन के अंदर। ठीक है, चलो इसके बाद इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। स्ट्रक्चर मैं आपको दे रही हूं, ये लास्ट है टॉपिक, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद टाटा बाय कर देंगे आज की क्लास को। फर्स्ट पार्ट में हमें बेटा कार्बोनेट में कार्बन पे निकालना है। तो कार्बोनेट इस तरह से होता है, कार्बन पे कैलकुलेट करो फटाफट से। H3PO4, मैं स्ट्रक्चर दे रही हूं आपको। P डबल बॉन्ड OH OH और OH, इन दो का स्ट्रक्चर दिया। फॉर्मल चार्ज यहाँ पे निकालना है हमें ऑन कार्बन, P - L - S/2। बेटा कार्बन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। लोन इलेक्ट्रॉन्स, क्या आपको लगता है कार्बन पे कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? कार्बन का ये रहा 1 2 3 और 4, कार्बन पे 4 है, चारों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो लोन इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है। शेयर इलेक्ट्रॉन, शेयर देखो कितने हो रखे हैं, 1 2 3 4, चारों इसके खुद के शेयर हैं। किससे शेयर हो रखे, 5 6 7 और 8। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस पर, 8 है। तो 8/2 यानी 4 - 8/2, 4। फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा कार्बन पे, 0 आएगा। बात कुछ समझ आई? कितना फॉर्मल चार्ज है इस पर, 0 है। फॉस्फोरस पे कैलकुलेट करते हैं बेटा, फॉर्मल चार्ज Fc ऑन फॉस्फोरस। फिर से फॉर्मूला लगाओ, V - L - S/2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस पे होते हैं 5। लोन इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर हो रखे हैं, यानी इस पे कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 0। शेयर देखो कितने कर रखे हैं इसने, टोटल शेयर देखने होते हैं, 1 2 3 4 5। खुद के किससे शेयर हो रखे हैं, 6 7। शेयर्ड ऑक्सीजन का भी तो है इस पे, यहाँ पे भी ऑक्सीजन से शेयर्ड मिल रहा होगा इसको, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10/2, यानी 5 - 5 कितना आ जाएगा फॉर्मल चार्ज, 0 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं SnSO3। SO3 में निकालना है सल्फर पे और HClO4 में निकालना है क्लोरीन पर। स्ट्रक्चर देने के बाद बेटा आपके लिए कहानी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट भी बन जाता है, सल्फर और ऑक्सीजन में डबल भी बन जाता है। आपको इन स्ट्रक्चर के हिसाब से निकालना है, ठीक है, जो मैंने दिए हैं। यहां पर फॉर्मल चार्ज निकालना है सल्फर पर। सल्फर पे बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, लोन इलेक्ट्रॉन कोई सा भी नहीं होगा इसके, 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे शेयर हो रखे हैं, तो 0। शेयर कितने हो रखे हैं, खुद के 6, 2 इधर से मिले 7 8, 2 इधर से मिले 9 10, 2 इधर से मिले 11 12, 12/2 यानी 6 - 6। फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा सल्फर का, यहाँ पर 0 आएगा। पर अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओगे तो कुछ अलग आएगा। सल्फर मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, ये वैलेंस शेल में अपने 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, जो ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन है। बट अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दे दिया है, तो उसके हिसाब से आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। आपको फॉर्मल चार्ज में जनरली स्ट्रक्चर दे रखा होता है,
क्वेश्चन में एटम मार्क कर देता है और पूछता है इस पर फॉर्मल चार्ज निकालो। यहां पर फॉर्मल चार्ज बेटा क्लोरीन पर निकालना है हमको। अगेन V माइनस L माइनस S बाय 2। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पर कितना होता है 7। कोई नॉन इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इसका नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 सातों इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 0। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इस पर खुद के 7 थे, 2 इधर से मिल रहे हैं 8 9 10 11 12 13 और 14 यानी 14 बाय 2 यानी 7 माइनस 7 कितना आ जाएगा फॉर्मल चार्ज 0 आ जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज में ये वाला एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ओजोन वाला, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग केस है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं फटाफट से रैप अप कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने आपका काफी टाइम एक्स्ट्रा ले लिया है जिसके लिए मैं माफी चाहूंगी, बट इंटरेस्टिंग चल रहा था, फ्लो में मैं पढ़ाती गई। So I'll see you in the next class guys. Thank you so much. एक बार सारे स्ट्रक्चर्स खुद से ड्रॉ कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।